बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। खशोगी कत्ल का हुक्म मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं, इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दिया था। सऊदी तहकीकात की रिपोर्ट मंजर आम पर। सऊदी प्रोसिक्यूटर ने खशोगी केस में 5 लोगों को सजाए मौत देने का किया मुतालबा। कहा जर्नलिस्ट की मौत जहरीले इंजेक्शन से हुई। तुर्की सऊदी तहकीकात से मुतमईन नहीं। कहा आलमी छानबीन होनी चाहिए, कातिल टीम को हवाले किया जाए। इस्माइल हानिया ने कहा लेबनान का इस्तीफा फलस्तीनियों की जीत है। इसराइल में नए इलेक्शंस के मुतालबे। अल-कुद्स में फलस्तीनी का हमला, 2 इस्राएली फौजी जख्मी। यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। अमेरिका ईरान के खिलाफ अरब नेटो बनाने के लिए सरगर्म। माइक पॉम्पियो ने की कतर के वजीर दिफा से मुलाकात। अफगानिस्तान में फौज और पुलिस पर तालिबान के हमले जारी। ताजा कार्रवाई में 30 हलाक। ब्रेक्जिट पर सवालिया निशान। बरतानिया में 5 वजीरों ने दिया इस्तीफा। वजीर आजम को लगा धक्का। पार्लियामेंट में थेरेसा मे से सख्त सवालात किए गए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जमाल खशोगी मामले की। सऊदी अहदेदारों ने जमाल खशोगी कत्ल केस में 5 लोगों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। सऊदी अरब के अटॉर्नी जनरल सऊद अल मजीद ने रियाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इन 5 लोगों ने इस्तांबुल के सऊदी काउंसलेट में बातचीत नाकाम होने के बाद खशोगी को बेहोश करने और कत्ल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस जालिमाना कत्ल में शामिल नहीं है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों के मुखालिफ खशोगी वाशिंगटन पोस्ट के लिए कॉलम्स लिखते थे। 2 अक्टूबर को वो अपनी पहली बीवी से तलाक के कागजात लेने के लिए सऊदी काउंसलेट गए और इसके बाद कभी नहीं देखे गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि खशोगी की मौत जहरीले इंजेक्शन की वजह से हुई। उनकी लाश के टुकड़े किए गए और उन्हें इमारत से बाहर ले जाया गया। सऊदी अहदेदारों ने शुरू में दावा किया था कि खशोगी काउंसलेट से बाहर निकल गए, लेकिन फिर 20 अक्टूबर को जबरदस्त दबाव के बीच सऊदी अरब ने इकरार किया था कि काउंसलेट के अंदर एक झगड़े के बाद वो हलाक हुए। अटॉर्नी जनरल मजीद ने कहा कि इस केस के सिलसिले में 21 लोग हिरासत में हैं और इनमें से 11 पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई है। शाही खानदान के साबिक एडवाइजर सऊद अल कहतानी पर बैरूनी सफर करने पर पाबंदी लगा दी गई है और उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सफारत खाना खशोगी को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था कि वो सऊदी अरब वापस आ जाएं। सऊदी अहदेदारों ने इन 5 लोगों के नाम नहीं बताए जिन्हें सजाए मौत देने की सिफारिश की गई है। इस दौरान कहा गया कि कहतानी ने उस टीम से मुलाकात की थी जिसे खशोगी से निमटने के लिए तुर्की भेजा गया। बताया गया कि जिस शख्स ने हलाकत का हुक्म दिया उस टीम का चीफ था जिसे खशोगी को वापस लाने के लिए बातचीत के मकसद से भेजा गया था। इस दौरान प्रोसिक्यूटर के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब के डिप्टी इंटेलिजेंस चीफ अहमद असीरी ने खशोगी को वापस लाने का हुक्म दिया था। इस दौरान सऊदी अरब की तहकीकात पर शुबहात का इजहार किया जा रहा है। मिडल ईस्ट मामलात के एक एक्सपर्ट बिल लॉ ने कहा कि तुर्की खशोगी कत्ल केस की आलमी तहकीकात का मुतालबा करता रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अटॉर्नी जनरल के इस बयान से यह तासुर देने की कोशिश की गई है कि इस कत्ल में MBS का कोई रोल नहीं है और कत्ल का हुक्म एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दिया था।
ترکی نے خشوگی قتل کیس کی عالمی تحقیقات پر زور دیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسی چھان بین بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سچ کو سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ترک وزیر نے کہا کہ وہ سعودی پروسیکیوٹر کے بیان سے مطمئن نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ لاش کے ٹکڑے کرنے کے لیے سعودی عرب سے آلے لائے گئے تھے اور قتل منصوبہ بند تھا۔ کاوسوگلو نے ترکی کے اس مطالبے کو دہرایا کہ اس قتل میں شامل 15 رکنی ٹیم کے خلاف ترکی میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں فلسطین کی۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع ایویگو لیبرمان کا استعفی فلسطینیوں کی سیاسی جیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ استعفی اسرائیل کی شکست کا اقرار ہے۔ اسماعیل ہانیہ نے لبنان کے ایک ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اتوار کو اسرائیل نے ایک سرحد پار کارروائی کرتے ہوئے 7 فلسطینیوں کو ہلاک کیا تھا، جس کے بعد حماس اور دوسری فلسطینی تنظیموں نے اسرائیلی شہروں میں زبردست حملے شروع کیے تھے۔ بعد میں ایجپٹ کی کوششوں سے سیز فائر ہو گیا۔ لیبرمان اس سیز فائر سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو سے اختلافات ظاہر کرتے ہوئے استعفی دے دیا۔ لیبرمان نے الزام لگایا کہ یہ سیز فائر دہشت کے آگے جھکنے کے برابر ہے، لیکن نتنیاہو نے اس سمجھوتے کا بچاؤ کیا اور کہا کہ ہنگامی حالات میں ہمیں سیکیورٹی اور حفاظت کے لیے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ حماس نے 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں قابض طاقت کے خلاف فوجی کامیابی حاصل کی ہے، جس کا سہرا فلسطین کے مزاحمتی گروپس کے سر جاتا ہے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ مزاحمت القدس اور فلسطین کو آزاد کرانے کے راستے پر چل رہی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو حمزہ نے کہا ہے کہ فلسطینی گروپوں نے اسرائیلی سیاستدانوں اور فوجی جنرلز کا مستقبل ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبرمان کا استعفی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو فلسطینی مزاحمت کو آزمانا چاہتے ہیں۔ غزہ کے دوسرے بڑے فلسطینی گروپ اسلامی جہاد نے بھی اسماعیل ہانیہ کے خیالات کو دہرایا۔ اسلامی جہاد نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے قابض لیڈرز کو سبق سکھایا گیا۔ لبنان کی حزب اللہ تحریک نے دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے فلسطینی عوام و مزاحمتی طاقتوں کو مبارکباد دی۔ اسرائیل کے خلاف کامیابی پر غزہ میں زبردست جشن منایا گیا۔ لوگ خوشیاں مناتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اس دوران اسرائیل کے کئی لیڈرز نے ملک میں جلد الیکشنز کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایویگو لیبرمان نے بھی اپنے استعفے کے بعد اس طرح کا مطالبہ کیا تھا۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے آسٹریلیا کو وارننگ دی ہے کہ وہ یروشلم یا القدس کو اسرائیل کے دارالحکومت کی حیثیت سے تسلیم کرنے سے باز آ جائے۔ یروشلم یا القدس میں چاقو سے ایک حملے میں 2 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی سپاہیوں نے حملہ آور کو بھی گولی ماری جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ حملہ آور فلسطینی کو گرفتار کر لیا گیا اور کسی نامعلوم مقام پر اسے لے جایا گیا۔ اسرائیل کے ایک ٹی وی چینل نے بتایا کہ ایک فلسطینی نوجوان نے اسرائیلی فوجیوں پر چاقو سے حملہ کیا۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت کیا گیا جب غزہ میں 2-3 دن کی لڑائی کی وجہ سے پہلے سے ہی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ درجنوں یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی کی بے حرمتی کی۔ مسجد اقصی مکہ مکرمہ کے کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ بتایا گیا کہ 35 یہودی شرپسند پولیس کی نگرانی میں مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر نمازیوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا اور ان پر پابندیاں لگائی گئیں۔ امریکہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان اختلافات دور کرنے اور عرب ملکوں کی ایک فوج بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے قطر کے وزیر دفاع خالد العطیہ سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ ان کوششوں کا مقصد ایران کے خلاف ایک مضبوط فوجی اتحاد بنانا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ پومپیو اور قطر کے وزیر نے خطے میں استحکام، سیکیورٹی اور خوشحالی لانے کے لیے اس منصوبے پر بات چیت کی۔ ایسے اتحاد کو بنانے کا مقصد مڈل ایسٹ میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نمٹنا ہے۔ ایران میں سونے اور ڈالر کی قیمتوں میں پچھلے ہفتے کمی آئی۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اندازوں کے باوجود امریکی پابندیوں کا زیادہ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ایرانی ریال کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں تقریباً 10% کی گراوٹ آئی۔ سونے کی قیمت میں بھی کافی گراوٹ آئی اور یہ کمی 13% بتائی گئی۔ ایک دن پہلے ایران میں ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی تھی جس پر 2 ٹن سونے کے سکے جمع کرنے کا الزام تھا۔ اس شخص کو سلطان آف کوائنز کا نام دیا گیا تھا۔ ایران میں کرنسی بحران کے درمیان یہ پھانسی دی گئی اور اس پر زمین پر فتنہ یا کرپشن پھیلانے کا الزام لگایا گیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ان کی حکومت پابندیوں پر قابو پائے گی اور تیل بیچتی رہے گی۔ ایران کے آرمی چیف نے خطروں کا مقابلہ کرنے پر ایرانی قوم کی تعریف کی اور کہا کہ ترقی کے راستے پر ایران کا سفر جاری رہے گا۔ میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا دبدبہ ختم ہو گیا اور ایران نے خطے میں اہم مقام حاصل کیا ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
वेलकम बैक। देखें अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। खशोगी कत्ल का हुक्म मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं, इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दिया था। सऊदी तहकीकात की रिपोर्ट मंजर आम पर। सऊदी प्रोसिक्यूटर ने खशोगी केस में 5 लोगों को सजाए मौत देने का किया मुतालबा। कहा जर्नलिस्ट की मौत जहरीले इंजेक्शन से हुई। तुर्की सऊदी तहकीकात से मुतमईन नहीं, कहा आलमी छानबीन होनी चाहिए, कातिल टीम को हवाले किया जाए। इस्माइल हानिया ने कहा लेबनान का इस्तीफा फलस्तीनियों की जीत है। इसराइल में नए इलेक्शंस के मुतालबे। अल-कुद्स में फलस्तीनी का हमला, 2 इस्राएली फौजी जख्मी। यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। अमेरिका ईरान के खिलाफ अरब नेटो बनाने के लिए सरगर्म। माइक पॉम्पियो ने की कतर के वजीर दिफा से मुलाकात। अफगानिस्तान में फौज और पुलिस पर तालिबान के हमले जारी, ताजा कार्रवाई में 30 हलाक। ब्रेक्जिट पर सवालिया निशान, बरतानिया में 5 वजीरों ने दिया इस्तीफा। वजीर आजम को लगा धक्का, पार्लियामेंट में थेरेसा मे से सख्त सवालात किए गए। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि सीरिया के अवाम को बशार अल असद से बचाने के लिए आईएसआईएस बनाई गई थी। सीरिया से मुतल्लिक अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे जेम्स जेफरी ने यह बात कही। उन्होंने इस बारे में और ज्यादा वजाहत के साथ तफसील नहीं बताई। स्टेट डिपार्टमेंट के एक दूसरे ओहदेदार ने कहा है कि उनका मानना है कि अमेरिका के जर्नलिस्ट ऑस्टिन टायर जिंदा हैं, जिनका 6 साल पहले सीरिया में अगवा किया गया था। यूरोपीय पार्लियामेंट ने कहा कि सऊदी अरब को हथियार बेचने की वजह से यमन जंग को हवा मिल रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने उन मुल्कों पर पाबंदी लगाने की तजवीज पेश की जो हथियारों के ताल्लुक से यूरोप के उसूलों का एहतराम नहीं कर रहे हैं। जर्मन रुकन सबाइन लॉर्ड ने कहा कि यमन में यूरोपीय हथियार बुनियादी तौर पर यमन जंग के जिम्मेदार हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सदर डोनाल्ड ट्रंप के इत्तेहादियों ने एक बिल को रोक दिया जिसमें यमन जंग में सऊदी अरब की ताईद रोकने का मुतालबा किया गया था। इस बिल के हक में 187 और उसके खिलाफ 201 वोट डाले गए। बांग्लादेश के ओहदेदारों ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों को जबरदस्ती म्यांमार वापस नहीं भेजा जाएगा। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक बांग्लादेशी कमिश्नर अब्दुल कलाम ने यह बात बताई। खबरों में कहा जा रहा था कि म्यांमार की हुकूमत के साथ एक समझौते के तहत 2260 रोहिंग्या मुसलमानों को पहले वापस भेजा जाएगा। इस सिलसिले में अक्टूबर में दोनों मुल्कों की हुकूमतों के बीच एक समझौता हुआ था। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने कहा कि म्यांमार में रोहिंग्यों की वापसी के लिए हालात अब भी सही नहीं है। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमों ने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की मुखालिफत की। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश और म्यांमार की हुकूमतों से कहा कि वो इन मंसूबों पर अमल रोक दें। अफगानिस्तान के फराज सूबे में पुलिस पर तालिबान के एक और हमले में 30 पुलिस वाले हलाक हो गए। हालिया अरसे में अफगानिस्तान में फौज और पुलिस पर तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ है और आए दिन ऐसे हमले हो रहे हैं। इन हमलों की वजह से फौज में भर्ती का अमल भी मुतासर हुआ। पाकिस्तान सरहद पर जिन 12 ईरानी सिपाहियों का अगवा किया गया था उनमें से 5 को छोड़ दिया गया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अल जाफरी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि ये सिपाही फिलहाल पाकिस्तान में और जल्द ही ईरान वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे सिपाहियों को भी छुड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान के ओहदेदारों ने पाकिस्तान के एक आला पुलिस ओहदेदार की लाश पाकिस्तानी ओहदेदारों के हवाले कर दी। इस ओहदेदार का 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद में अगवा किया गया था। बाद में उसकी लाश अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में मिली। इस ओहदेदार की पहचान सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ताहिर खान की हैसियत से की गई है।
बरतानिया में ब्रेग्जिट मसले पर अख्तिलाफात की वजह से 5 वजीरों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें ब्रेग्जिट से मुताल्लिक वजीर डोमिनिक रॉब भी शामिल है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आज मैंने ब्रेग्जिट सेक्रेटरी की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। मेरा ज़मीर यूरोपीय यूनियन के साथ समझौते की शर्तों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ब्रेग्जिट सेक्रेटरी ने कहा कि वो इस समझौते की तायीद नहीं कर सकते। उन्होंने वजीर आज़म थेरेसा मे को भेजे गए खत की नकल भी पोस्ट की। बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से मार्च 2019 तक अलग होना है और वजीरों का इस्तीफा थेरेसा मे के लिए एक धक्का है। थेरेसा मे ने इस दौरान ब्रेग्जिट के ताल्लुक से अंदेशे दूर करने की कोशिश की। उन्होंने इस समझौते की शर्तों का बचाव करते हुए कहा कि आयरलैंड के साथ सरहदी तनाज़े को मुस्तकबिल में ताल्लुकात की बुनियाद पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत में कोई समझौता नहीं किया गया। इस दौरान थेरेसा मे को ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऐवान हाउस ऑफ कॉमन्स में सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। थेरेसा मे ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि वो ब्रेग्जिट की शर्तों पर कोई समझौता नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा शक्ल में अलहदगी नहीं हुई तो ब्रेग्जिट पर अमल नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन ने वार्निंग दी है कि ब्रेग्जिट के रास्ते पर अभी एक मुश्किल सफर तय करना है। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने चाइना को वार्निंग देते हुए कहा है कि इंडिया पैसिफिक इलाके में सल्तनत या जारहियत की कोई गुंजाइश नहीं है। माइक पेंस ने सिंगापुर में साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये रिमार्क किया, लेकिन उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। अमेरिका चाइना के बढ़ते हुए असर और रसूख और ताकत से बहुत डरा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना 2005 तक अमेरिकी फौज की बराबरी कर लेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में होने वाली 13वीं ईस्ट एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। 18 मुल्कों के लीडर्स ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिनमें अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना और न्यूजीलैंड भी शामिल है। श्रीलंका का बहरान बरकरार है। सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने नई हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट के वोट को कबूल करने से इनकार कर दिया। 2 दिन पहले श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट डिसॉल्व करने के फैसले को उलट दिया था, जिसके बाद पार्लियामेंट ने सदर की तरफ से मुकर्रर किए गए नए वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मंजूर की, लेकिन सदर सिरिसेना ने इसे मानने से इनकार कर दिया। सदर ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान मुनासिब तरीकों पर अमल नहीं किया गया। बाज़ एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका के इस बहरान का ताल्लुक इंडिया और चाइना के दरमियान कश्मकश से है। राम मंदिर मसले पर सियासत जारी है। 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की तामीर के मुतालबे जोर पकड़ते जा रहे हैं। ऐसे ही बयानों के सिलसिले में बीजेपी लीडर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उनकी पार्टी राम मंदिर की पाबंद थी और रहेगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या के मुसलमानों में डर खौफ की लहर देखी जा रही है, जहां राम मंदिर के ताल्लुक से सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना ने अयोध्या में रैली निकालने का ऐलान किया है। इस दौरान कई उलेमा ने अयोध्या में साधु संतों की मीटिंग पर फिक्रमंदी का इजहार किया। इन उलेमा ने कहा कि मुसलमानों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। खशोगी कत्ल का हुक्म मोहम्मद बिन सलमान ने नहीं, इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दिया था। सऊदी तहकीकात की रिपोर्ट मंजर आम पर। सऊदी प्रोसिक्यूटर ने खशोगी केस में 5 लोगों को सजाए मौत देने का किया मुतालबा। कहा जर्नलिस्ट की मौत जहरीले इंजेक्शन से हुई। तुर्की सऊदी तहकीकात से मुतमईन नहीं, कहा आलमी छानबीन होनी चाहिए, कातिल टीम को हवाले किया जाए। इस्माइल हानिया ने कहा लेबनान का इस्तीफा फलस्तीनियों की जीत है। इसराइल में नए इलेक्शंस के मुतालबे। अल-कुद्स में फलस्तीनी का हमला, 2 इस्राएली फौजी जख्मी। यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती। अमेरिका ईरान के खिलाफ अरब नेटो बनाने के लिए सरगर्म। माइक पॉम्पियो ने की कतर के वजीर दिफा से मुलाकात। अफगानिस्तान में फौज और पुलिस पर तालिबान के हमले जारी, ताजा कार्रवाई में 30 हलाक।
ब्रेग्जिट पर सवालिया निशान, बरतानिया में 5 वजीरों ने दिया इस्तीफा, वजीर आजम को लगा धक्का, पार्लियामेंट में थेरेसा मे से सख्त सवालात किए गए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।